स्कॉलर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, क्यों न्यूज़ में रहा है, ये 2-4 साल से लगातार न्यूज़ में रहा है। क्योंकि ये बात इसलिए उठती है कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी को फंड करता है, पैसे देता है, ठीक है, डोनेशन देता है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज़ में रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज़ में क्यों रहा है, पहला क्वेश्चन आपका आता है कि ये कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, किस यूनियन बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कब किया गया? बॉन्ड को 2017 और 2018 ब्रॉड यूनियन बजट में इसको पेश किया गया था। इसको पेश किया गया था पहली बार 17 इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी को, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई व्यक्ति, कोई कंपनी किसी पार्टी को डोनेशन देना चाहती है, ठीक है, डोनेशन देना चाहती है, तब वो जितना भी चाहे उतना पैसा दे सकती है। कौन बैंक इशू करता है, सबसे पहली चीज़ है कौन बैंक इसको इशू करता है? इसे SBI बैंक इशू करता है, ठीक है। इसको SBI बैंक इशू करता है। किसी भी ब्रांच से आप इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति खरीद सकता है। इस बॉन्ड को कौन खरीद सकता है, किसके पास, यानी कौन जो देना चाहता है, तो कौन व्यक्ति होगा जो किसी पार्टी को फंड देगा या डोनेशन देगा, कौन दे सकता है? सिटीजन्स देंगे, इंडिया के सिटीजन्स इसको देंगे, इंडिया के सिटीजन देंगे। या फिर मान लीजिए हमने पढ़ा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, इसमें क्या है कि जब कोई भी क्षेत्र हम अपने राज्य के अंदर समाविष्ट कर लेते हैं, यानी इनकॉर्पोरेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, तो उसके थ्रू भी वहाँ के जो सिटीजन्स होंगे या वहाँ के जो रेसिडेंट होंगे वो हमारे इंडिया में ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाते हैं। तो उनको भी अधिकार है, यानी वो भी चाहें तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? बात कर लेते हैं, हमने देख लिया कि कौन इशू करेगा, आपने कहा SBI इशू करेगा। कौन खरीद सकता है, इंडिया के सिटीजन खरीद सकते हैं, ठीक है। किसको देने के खरीदेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को। अब आपको बताना पॉलिटिकल पार्टी का, यानी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल होगी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीद सकती है, ठीक है, कौन सी पार्टी खरीद सकती है? जो 1% वोट से जीती हो लोकसभा की और लोक असेंबली की, लोकसभा के या असेंबली के चुनाव में उसका मिनिमम लास्ट, और ये सेक्शन 29A में है। मतलब जो पार्टी को आप दे रहे हैं पैसा, वो पार्टी पहले नंबर से तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर्ड किस में अंदर होनी चाहिए, सेक्शन 29A के अंदर, RP एक्ट होता है उसके अंदर ही चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया इसका है ये कि वो पार्टी, जिस पार्टी को आप फंड या ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहे हैं, ठीक है, वो पार्टी आपकी 1% वोट लास्ट चुनाव के लोकसभा में या किसी विधानसभा में उसको 1% वोट मिला होना चाहिए, तभी उस पार्टी को आप इशू कर सकते हैं, यानी आप दे सकते हैं, या वो पार्टी एलिजिबल होगी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने के लिए, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको? ओके। अब एक और क्वेश्चन है, ये जो SBI है, SBI इस बॉन्ड को इशू करती है। SBI इस बॉन्ड को इशू करती है, किस किस फॉर्मेट में इशू करती है, यानी किस किस तरीके से? ये चेक एक तरह से है, हम जानते हैं एक तरह से चेक है ये, तो ये किस किस वे में या किस किस फॉर्मेट में इस चेक को इशू कर सकती है? क्या अनलिमिटेड फॉर्मेट जैसे चाहे वैसे, जैसे नोट होता है वैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड 1000 और 10,000 और 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के बॉन्ड में ही इशू करती है, और इससे ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करेगी तो ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाएगी। और इसको इस समय लिमिट करने के लिए इसकी बात चली जाती है, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। हाँ, ठीक। यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये 1000 के नोट या 1000 के बॉन्ड कर सकते हैं, जारी कर सकती है, 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के और 1 करोड़ रुपए के, यानी इतने तक के आप अगर कोई व्यक्ति हैं तो आप चाहते हैं तो किसी पार्टी को 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड जो था गवर्नमेंट ही, मतलब SBI इशू करती है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी 1 करोड़ रुपए की कई, आप चाहें तो कई लाखों करोड़ रुपए तक का आप किसी पार्टी को दे सकते हैं 1 करोड़ करके, ठीक है, बॉन्ड करके। यानी एक बॉन्ड के दाम कितना होगा, 1 करोड़ का मैक्सिमम, ठीक है, यानी 1 करोड़ करके आप कई बॉन्ड खरीद सकते हैं किसी पार्टी को डोनेशन देने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितने कितने का, रिपीट कर दीजिए एक बार, कौन कौन से हैं बॉन्ड, कितने कितने तक कर सकते हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़, यानी 5 फॉर्मेट में इशू होते हैं ये, ठीक है। 5 फॉर्मेट में आप इस चेक को खरीद सकते हैं, चेक का मतलब बॉन्ड को खरीद सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब जब हम इसको खरीदते हैं तो क्या जब चाहे तब बैंक में जाकर खरीद सकते हैं, कब कब खरीद सकते हैं, इसको बताइए। इसे हम जब चाहे तब खरीद नहीं सकते, इसकी एक लिमिट है, जैसे कि इसे जनवरी और अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में ले सकते हैं इस बॉन्ड को, इसके सिवा नहीं।
इसके सिवा नहीं, वो भी हर महीने में 10 दिन के लिए अवेलेबल जी। होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रल बॉन्ड होगा वो 10 दिन के लिए है, जनवरी में, अप्रैल में, अक्टूबर में और जुलाई में। इन्हीं 4 महीनों में आप 10 दिन के लिए अवेलेबल ये रहेंगे। बैंकों में आप जाके किसी भी ब्रांच में, यानी SBI किसी भी ब्रांच में जाके आप खरीद सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब एक और क्वेश्चन बचता है कि आप जो बॉन्ड खरीद लेते हैं आप, तो ये कितने दिन तक इसकी वैलिडिटी होती है? ये कितने दिन तक वैलिड रहेगा? हम जब बॉन्ड खरीदते हैं तो ये 15 दिन की इसकी वैलिडिटी रहती है। अगर हम 15 दिन के अंदर इसे नहीं मतलब भजा सकते हैं तो ये पीएम के रिलीफ फंड में चला जाता है। तो पीएम इसका यूज़ करता है सिटीजन के लिए। ठीक है, एक चीज़ हो गया कि यानी जब अगर जिस दिन इशू हुआ, जिस दिन आपने खरीदा यह बॉन्ड, उस दिन से जिस पार्टी को आपने दिया है वो पार्टी अगर 15 दिन के अंदर अंदर इस बॉन्ड को भजा नहीं पाती है, यानी इसको इन कैश नहीं कर पाती है, तो फिर ये ऑटोमेटिक पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है और फिर वापस आपको मिलने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे नुकसान किसका हो गया? जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने दिया उसका भी नुकसान ही है, क्योंकि वो तो भी जिसको देना चाहता है उसको मिला नहीं, तो ये जिस पार्टी को देने वाला है उस पार्टी का भी नुकसान हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि पार्टी का पैसा जो है आपका या पार्टी को जो मिलने वाला तो पैसा पीएम फंड के चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा इतना हमने समझ लिया। अब एक चीज़ और समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, आपने इसमें इलेक्शन कमीशन का नाम सुना होगा। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कितने से कितने तक होता है, इसको बताइए। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। ठीक है, अच्छा इलेक्शन कमीशन के कितने मेंबर हो सकते हैं इसमें टोटल? कुछ हमने सुना है ये इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड आपने समझ लिया। इलेक्शन कमीशन का नाम जानते हैं? इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक आता है, इसको बताइए। इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर 329 तक आता है और इसमें 3 सदस्य होते हैं। जो पहला चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। ठीक, बिल्कुल। इसमें कुल 3 मेंबर्स होते हैं। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक होता है 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। ये हो गई किसकी बात? सेंटर की बात हो गई, यानी सेंटर इलेक्शन कमीशन होता है उसकी बात हो गई। अब स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन कमीशन होता है अंडर सेंटर इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल लेवल के कमीशन पे ही एक स्टेट लेवल का कमीशन होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन का एक हमने समझा कि एक आरपी एक्ट होता है। ठीक है, आरपी सबको पता है, 1951 में आरपी एक्ट है। आरपी एक्ट में एक चीज़ दी गई है, आपको एक राइट मिला है, एक एज मिली है जिस पे आप वोट करते हैं। वो कितने साल की एज है? 18 साल की। 18 साल है। इसका मतलब आप अगर 18 साल के हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो गए वोट करने के लिए। ठीक है, अब इस एक्ट में जो भी कानून है इलेक्शन से रिलेटेड वो सारे कानून 1951 में दिए गए हैं। अब एक बात चल रही है करंट में इसको कि इस एक्ट को यानी इस लॉ को बदलने की बात चल रही है। ठीक है, पार्लियामेंट में न्यूज़ में रहा है, तो इसको बदलने की बात चल रही है क्योंकि जो कानून है वो थोड़ा पुराना हो गया है, इसी वजह से इसको बदलने की बात चल रही है। तो एक बिल पेश किया गया है इसको अमेंड करने का। वो बिल कब पेश हुआ था, किसी को याद है? 2021। आरपी एक्ट को अमेंडमेंट 2021 में किया जाता है। वो प्रेसिडेंट के एसेंट पे किया जाता है। इसका मतलब इसको एक बिल लाया गया है पार्लियामेंट में 2021 में। ठीक, 1951 के एक्ट को बदलने की बात की गई है कि कुछ जो कानून है उसको बदला जाएगा। जैसे डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि किसी एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे कितने एमपी या कितने एमएलए होंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। तो इसकी बात चल रही है। हो सकता है कि जैसे किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई लेकिन अभी भी वहाँ पे एक ही एमपी है या एक ही एमएलए है, तो कोशिश करेंगे उसमें कुछ अमेंडमेंट ला करके कि उनकी संख्या को बढ़ाई जाए, किसकी, एमपी या एमएलए की, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे बढ़ चुकी है। तो ये बातें इसमें की गई हैं। ठीक है, बाकी एज में तो लगभग सबका सेम ही है। एक नाम और है कि जिस वोटिंग आपका जो एज है, यानी हमारी आपकी जो एज होती है 18 साल, उसका नाम क्या है? किसी को याद हो तो बताइए। इसको किस नाम से जानते हैं? वयस्क मताधिकार वयस्क मताधिकार, या इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। ठीक है, चीज़ और थोड़ा सा समझ लेते हैं, कुछ इंक्लूड करके देखते हैं कि कुछ टाइप ऑफ वोटिंग होती है। जैसे आपने समझा कि लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, या असेंबली का चुनाव होता है, एमएलसी का, एमएलए का। ठीक है, और आपके यहाँ प्रधानी का भी चुनाव होता है। तो अब आपको ये बताना है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट चुनाव होता है? लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के द्वारा मतलब किया जाता है वोट। ठीक, वेरी गुड।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम यानी ईवीएम जिसको आप बोलते हैं। ईवीएम समझ में आ गया। ईवीएम के साथ साथ एक मशीन होती है, उसका नाम क्या है, अगर आपको याद हो तो बताइए। VVPAT है, वोटर वेरीफाइड पेपर। इसका मतलब वीवीपैट। इसके साथ एक मशीन होती है यानी एक ईवीएम होती है। ईवीएम में आपका क्या होता है, इसमें अलग अलग आपके जो कैंडिडेट होते हैं उनका नाम होता है या उनका साइन होता है, ठीक है। उनके सामने फिर बटन होती है, तो आप बटन पे क्लिक करते हैं तो सामने एक रेड कलर की बटन जलती है, ठीक है, रेड कलर की लाइट जलती है। और उसके बाद फिर उसी से लिंक करके एक वायर लगा होता है, एक बगल में मशीन रखी होती है, उसको बोलते हैं वीवीपैट। उसमें उस कैंडिडेट का जिसको आपने वोट दिया है उसका जो साइन होगा वो दिखाएगा, ठीक है, उस स्क्रीन पे। इसके बाद 5-6 सेकंड के बाद फिर वो जो पेपर होगा उसमें गिर जाता है, यानी आपने किसको वोट दिया ये वेरीफाइड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है वीवीपैट, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, तो वीवीपैट पे डिस्कस कर लिया आपने, ईवीएम पे समझ लिया। अब जितने भी लोकसभा के चुनाव होते हैं और जितने भी असेंबली के चुनाव होते हैं, सारे के सारे चुनाव किस पे होते हैं, बेस्ड ईवीएम मशीन पे ही, ठीक है, ईवीएम मशीन। और अब बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। बैलेट पेपर चुनाव जो होते हैं, अब आपने देखा होगा जो बैलेट पेपर चुनाव होता है, तो आप बताइए गेस करके कि बैलेट पेपर चुनाव कहाँ होता है। लोकसभा का, राज्यसभा आपने देखा है, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, असेंबली का चुनाव। अब एक एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होता है। बैलेट पेपर का चुनाव राज्यसभा में होता है और प्रेसिडेंट का होता है, वाइस प्रेसिडेंट का होता है, बस। और एक चीज़ विलेज लेवल पे भी जो आप ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें आप लोग हम लोग वोट देते हैं, गांव वाला प्रधान को चुनते हैं, उसका भी चुनाव तो बैलेट से देते हैं। एक लिस्ट बनी होती है ना, उस पर आप देते हैं, फिर मोड़ते हैं उसको, मोड़ मार के फिर उसको डब्बे में डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझना है कि जो बैलेट पेपर का चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर को ख़त्म किया गया लोकसभा राज्यसभा में या लोकसभा और असेंबली वाले में, तो ये क्यों ख़त्म किया गया, क्या इसका पीछे रीज़न रहा होगा, कुछ क्या रीज़न रहा होगा, क्यों इसको ईवीएम को लाया गया? बैलेट पेपर को इसलिए ख़त्म किया गया क्योंकि बहुत से लोग कैंडिडेट मतलब अदर पार्टी के, उनके अदर पार्टी जो मतलब दोनों लोग हैं विरोधी दल वाले, वो सब मतलब बैलेट पेपर को नुकसान कर देते थे किसी भी वजह से, या फिर पानी डाल के या कुछ भी। इसीलिए बैलेट पेपर को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मतलब वो यूज किया गया है। वेरी गुड, ठीक है। इतना समझ में आया कि सबसे पहले हमको देखना है कि ईवीएम का जो पहला राज्य था जिसने पहली बार यूज किया था वो केरला के असेंबली इलेक्शन में इसका यूज किया गया था, ठीक है। हटाया इसको इसलिए जा रहा बैलेट पेपर को क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है, डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे नंबर 1 फर्स्ट पे है, इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे है जो पूरी दुनिया में किसी और कंट्री में नहीं है। इतने बड़े लेवल पे चुनाव करवाना और फिर उसको हैंडल करना, कोई दिक्कत ना हो और कम टाइम में उसको ख़त्म भी करना, इसी वजह से लंबा प्रोसेस होता था वोटर इसमें बैलेट पेपर से। इसी वजह से इसको ईवीएम किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी, उस पर फटाफट काम होगा। अब दुनिया इंटरनेट से चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, तो हम क्यों ना हो, इसी वजह से इसको लाया गया है, ठीक है। ओके, ठीक है। एक चीज़ और हम थोड़ा समझ लेते हैं, अब वोटिंग में आ ही गए हैं इलेक्शन में, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक प्रॉक्सी वोटिंग होती है, नाम सुना होगा, न्यूज़ में अक्सर रहता है। तो प्रॉक्सी वोटिंग किसे कहते हैं, प्रॉक्सी वोटिंग, ठीक है, क्या होता है? प्रॉक्सिंग वोटिंग को हम जैसे मिलिट्री में आर्मी लोग देते हैं, जो आ नहीं पाते हैं तो वो प्रॉक्सिंग वोटिंग के माध्यम से वोट अपना देते हैं। इसका मतलब कि प्रॉक्सी वोटिंग एक वोटिंग सिस्टम है। हमारा वोटिंग सिस्टम हमने समझा कि बैलेट पेपर है, हम देते हैं बैलेट पेपर से, ईवीएम सिस्टम हो गया, एक हो गया प्रॉक्सी वोटिंग। तीसरा नंबर का प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब होता है जो हमारी फोर्सेज हैं, जैसे सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, ठीक है, सीआरपीएफ है, ये जो बॉर्डर पर रहते हैं, या बीआरओ है, ये लोग बॉर्डर पर रहते हैं। तो ये लोग अपने यहाँ जहाँ इनका वोटिंग राइट होता है, जहाँ गांव होता है, जहाँ क्षेत्र होता है, वहाँ पे आ नहीं पाते हैं। इस कंडीशन में ये लोग जहाँ होते हैं वहीं पे वोटिंग कर देते हैं, अपनी पार्टी के मेंबर जिसको देना चाहते हैं उसको वोट दे सकते हैं। इसीलिए इनके लिए एक सिस्टम है, इसका नाम है प्रॉक्सी वोटिंग सिस्टम, ठीक है, क्लियर हो गया। और सिस्टम होता है जैसे हमारे देश से कोई विदेश में रह रहा है, ठीक है, कोई देश में, हमारे देश का व्यक्ति है जो विदेश में रह रहा है, यहाँ का सिटीजन है लेकिन रेसिडेंट किसी दूसरे देश में है, ठीक है, तो वो भी चाहता कि हम भी अपने लीडर को वोट दें, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम का नाम बताइए, क्या होता है उस सिस्टम का नाम? उस सिस्टम का नाम है ETBPS। इसका मतलब फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टेड बैलेट सिस्टम है। इसके दौरान एनआरआई को मतलब एनआरआई के इंटरनेट द्वारा एनआरआई के पास बैलेट पेपर जाता है, उस पर वह अपना सिग्नेचर या फिर मुहर मार के फिर इंटरनेट के द्वारा मतलब जहाँ जिस कंट्री का वो सिटीजन है उसके इधर आके फिर उसको वोटिंग दे सकता है। ठीक, वो वोट दे देता है, मतलब अपने जहाँ पे है वो वहीं पे वोट दे के आपको पोस्ट कर देगा, ठीक है। जैसे आप पोस्ट कार्ड भेजते हैं, जैसे आप कोई लेटर भेजते हैं, ठीक, पोस्ट ऑफिस से पहुँच जाता है, ठीक उसी तरह से ये भी सिस्टम है, इसको आप बोलते हैं,
ठीक है, जिससे आप NRI दे देता है वोट, ठीक है, उनके लिए भी, क्योंकि सिटीजन हमारे हैं तो उनको भी राइट टू वोट है, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। बात कर लेते हैं हम लोग नेशनल पार्टी का। नेशनल पार्टी का दर्जा किस पार्टी को हम देते हैं, किस बेस पे देते हैं, ठीक है, किस पार्टी को किस बेस पे हम नेशनल पार्टी का दर्जा देते हैं, ठीक है, हमने समझा है। जैसे हमने देखा कुछ पार्टीज़ हैं हमारे देश में, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उसमें कुछ पार्टी नेशनल पार्टी हैं और कुछ पार्टी अभी रीजनल पार्टी ही रह गई हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन कौन सी पार्टी को हम नेशनल पार्टी का दर्जा देते हैं या इलेक्शन कमीशन को दर्जा देता है। सबसे पहले समझना कि कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, किस बेस पे देता है, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए जिस पे वो दे सकता है। अगर कोई भी पार्टी हो, अगर उसको नेशनल पार्टी बनना होता है होना है तो उसको किसी भी 4 राज्य में अपना नाम बनाना होगा या फिर अपनी पहचान बनानी होगी, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर उसको लोकसभा असेंबली इलेक्शन का मतलब 4 MP होना चाहिए, उसके मतलब पार्टी का 4 MP होना चाहिए और पूरे पोल वोट का 6% वोट वो पाना चाहिए। और मतलब जो 4 MP बनेंगे वो किसी एक राज्य का नहीं होना चाहिए, तब वो नेशनल पार्टी का दर्जा पा सकता है। और तीसरा है वह पूरे ऑल इंडिया में 2% सीट जो है लोकसभा में उसकी 2% सीट होनी चाहिए और 3 स्टेट से कम नहीं होना चाहिए उसकी, मतलब 3 स्टेट में वो पाना चाहिए 2% वोट। ठीक है, यानी नेशनल पार्टी का दर्जा हमने देख लिया कि क्या क्या क्राइटेरिया उसके हैं, कौन सी नेशनल पार्टी होती है, यानी किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी दर्जा देते हैं। इसमें कौन नेशनल पार्टी दर्जा देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। आपने देखा कि 2% वोट पूरे ऑल इंडिया लेवल पे उसके होने चाहिए, ठीक है, और 4 MPs होने चाहिए। 4 MPs मतलब MP चुनाव में उसके 4 MP अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में होने चाहिए, एक राज्य में नहीं। जैसे हमने देखा था कि सपा जो पार्टी अभी तक ये नेशनल पार्टी का दर्जा इनको नहीं दिया गया है, जबकि बसपा को दिया गया है। बसपा जो पार्टी वो नेशनल पार्टी दर्जा दिया गया है, वो बसपा पार्टी को है, क्योंकि यूपी के अलावा और राज्यों में भी उसने चुनाव जीता था, कई उसके MLAs जीते थे। लेकिन सपा में क्या था, सपा में बहुत सारे MLAs या मैक्सिमम MLA जितने थे सब आपके यूपी में ही थे। इनकी पार्टी अदर राज्यों में उतनी एक्सपेंशन नहीं है इसका, इसी वजह से अभी नेशनल पार्टी को नहीं दिया गया। जैसे एज पर रूल के हिसाब से क्या है कि 4 MPs होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग राज्यों में, लेकिन इनके MPs केवल यूपी में ही, MLAs भी हैं तो यूपी में ही है, इसी वजह से इसको अभी नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। ओके, कितने राज्यों को या कितने पॉलिटिकल पार्टी को दर्जा दिया गया है अभी नेशनल पार्टी का, खाली नंबर बता दीजिए, कितने पार्टी को दर्जा दिया गया है जो अभी नेशनल पार्टी, कुल टोटल कितनी पार्टी को दर्जा दिया गया है। नेशनल पार्टियाँ जो इंडिया में हैं अभी कितने नेशनल पार्टियाँ हैं, कितनी पार्टियों को दर्जा दिया गया, बस नंबर बता दीजिए, नाम नहीं बताना है। 8 पार्टियों को दर्जा दिया गया। कुल इंडिया लेवल पे पूरे 8 पार्टियों को जो नेशनल पार्टी दर्जा दिया गया है टोटल जो है, ठीक है। ओके, तो आज हमने सारे क्वेश्चंस जितने भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं या जितने भी क्वेश्चन इलेक्टोरल बॉन्ड से थे वो अपने टॉपिक समझ लिया। तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।